Okay, so good evening and welcome to the first lecture of the chapter How Do Organisms Reproduce? This is the last chapter of bio and after this our biology course for class 10th will be finished. Okay, so let's start the chapter, that is how do organisms reproduce. ठीक है, तो कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। मतलब अगर हम टर्म को देखें रिप्रोडक्शन, तो अगर इस टर्म को देखा जाए तो दो वर्ड्स है, एक है री और दूसरा है प्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग। प्रोडक्शन मींस टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब ये किसमें हो रहा है, ये हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीपल सेल्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो इस फिनोमिनन को करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही, ठीक है, मतलब पॉइंट को समझिएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही जब ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और अपने जैसा में एकदम एग्जैक्ट कॉपी भी आ सकती है, ठीक है, और सिमिलर भी आ सकता है। ठीक है, मतलब अब एकदम एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं है, लेकिन अपने जैसा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो, चाहे कुछ सिमिलैरिटी के साथ हो। ठीक है, तो वो फिनोमिनन क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसकी और मैं मतलब और इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है बेसिकली। तो इसमें जब और डिटेल में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि स्पीशीज जो होती हैं, बेसिकली स्पीशीज क्या होती हैं। स्पीशीज एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, यस, ड्यू टू सम इश्यूज, यस एवरीथिंग इज ऑल राइट, मतलब कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू है। और जैसे ही रिजॉल्व होगा फिर ऑफलाइन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमारा जो है वो ये है, समझ रहे। अच्छा, मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है, चैट वाला जो इशू था क्या वो सही हुआ अभी कि नहीं हुआ, कि अभी भी वैसे ही है। उन्होंने कहा था कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। मतलब यस सर, मतलब है या सही हो गया, मतलब ये देखिए, इट्स ऑल राइट। हाँ, ये मैंने देखिए बोला था टीम को। चलिए, दैट्स गुड। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया, इट्स वर्किंग नॉर्मली, वेरी गुड। नहीं नहीं, मैसेज आता है थोड़ा सा, वही मैंने कहा ना 5 सेकेंड्स का लैग है। ठीक है, चलिए, तो रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, दोबारा प्रोड्यूस करना, मतलब अपने जैसा ऑर्गेनिज्म दोबारा प्रोड्यूस करना। वो उस पेरेंट का कॉपी भी हो सकता है, ठीक है, या उस पेरेंट का जो है से सिमिलर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना हो तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन of new generation of individuals, new generation of individuals, okay, of the same species, okay, that are physically independent of their parents, that are physically independent of their parents.
ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन है, मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, नई जनरेशन को प्रोड्यूस करना, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, जैसे रोज प्लांट है तो वो रोज को ही प्रोड्यूस करे, ठीक है, डॉग है तो वो डॉग को ही प्रोड्यूस करे, ठीक है, कैट है कैट को ही प्रोड्यूस करे, ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करे, सेम स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज किसको कहते हैं, जो मैं बता रहा था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, और वो कैसी हो, फर्टाइल, मतलब कि वो उस ऑफस्प्रिंग में भी कैपेबिलिटी हो अगली ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं, स्पीशीज। जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है, कैट एक स्पीशीज है, कैट में भी, मतलब कैट में एक जनरल बोल रहा हूं अभी, ठीक है, तो कैट में भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, डॉग्स की स्पीशीज हैं, रोज की स्पीशीज है, ठीक है, तो उस ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें इस चीज को कि ये जो स्पीशी, मतलब सेम स्पीशीज को प्रोड्यूस करे, ये नहीं है कि रोज प्लांट है मैंगो प्रोड्यूस कर रहा है, मैंगो रोज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या चाइना रोज है वो जो है डॉग प्रोड्यूस कर रहा है, डॉग जो है कैट, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके जैसे ही इंडिविजुअल यानी कि प्रोड्यूस होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन। ठीक है, अब समझते हैं इसको कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, यानी इसका पर्पस क्या है। अगर ये प्रोसेस हो रहा है, नेचर में ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसका पर्पस क्या है, बेसिकली इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पर्पस क्या है कि जो स्पीशीज है, इस ये कंटिन्यू टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑन द अर्थ, वो अर्थ पे अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस, मींस टू इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, टू इंक्रीज इन नंबर, यानी नंबर में बढ़ना। ठीक है, दूसरा पर्पस क्या है, और ये हर स्पीशीज का है, कोई भी इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑन दिस अर्थ। क्योंकि अगर वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमें समझना है कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है, नंबर को इंक्रीज करना और अर्थ के ऊपर अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट डेफिनेशन एंड पर्पस में? हाँ भाई, ठीक है। अब यहां पे हमें यह समझना है कि ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है, ये किस लिए जरूरी है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल okay, but it's necessary for the survival of the species. ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। पर्पस मतलब अर्थ पे वो स्पीशीज कंटिन्यू कर सके,
क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो अगला ऑर्गेनिज्म होगा नहीं, तो उसकी एक लाइफ है, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक इंडिविजुअल है, एक सिंगल आदमी, ठीक है, ओके, तो अगर ये ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ह्यूमन, मान ली ह्यूमन के एग्जांपल लेते हैं, तो अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो ये जिंदा रहेंगे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तब भी ये अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजारेंगे, नॉर्मल लाइफ को गुजारेंगे, ठीक है। एज सच इनके सिस्टम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से एज ए नॉर्मल पर्सन गुजारेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो उसके सर्वाइवल के लिए, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? रिप्रोडक्शन के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस होंगे तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। यानी इंडिविजुअल, सिंगल की बात हो रही है, इसको समझिएगा, सिंगल की, वो सरवाइव करेगा, ठीक है, लेकिन मतलब जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, सॉरी, अगर ये सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा, सिस्टम सही से वर्क करेंगे तो सरवाइव करेगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तब भी वो सरवाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल होते हैं, लोग घर में पालते हैं, सिंगल एनिमल होते हैं, पूरी लाइफ अपनी गुजार देते हैं, तो क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, लेकिन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। स्पीशीज के सर्वाइवल मतलब कि ग्रुप, स्पीशीज मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप के लिए, इसके सर्वाइव की, स्पीशीज सर्वाइव करे अर्थ पे, ठीक है, ग्रुप सर्वाइव के लिए, इसके लिए जरूरी है, क्योंकि ये अपने नंबर को रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बढ़ाएंगे। वो एक सिंगल आदमी तो बिना रिप्रोडक्शन के जिंदा रह सकता है, लेकिन उसकी स्पीशीज अर्थ के ऊपर खत्म हो जाएगी अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आया? यस ये पॉइंट समझ में आया? रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, बट इट्स नेसेसरी फॉर द, ओके, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है, और रिप्रोडक्शन का क्या पर्पस है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन किसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए या फिर स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। ये पॉइंट हमारे समझ में आ गया, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझनी पड़ेगी, जैसे मान लो एक सेल होता है, ठीक है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस में उसका क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है, और ये डीएनए जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जेनेटिक्स में स्टडी किया था कि जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो ट्रेड्स हैं, वो जीन गवर्न करता है, जो जीन है वही बताता है, उसी के पास मैसेज होता है कि फला कैरेक्टर जो है ये ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। उसी जीन्स के कैरेक्टर बनाने की वजह से एक पर्टिकुलर स्पीशीज होती है, ह्यूमन होती है, डॉग होती है, कैट होती है, तो वो सारे जैसे ह्यूमन के हैंड होगा, ठीक है,
तो ये फीचर, ये मैसेज, ठीक है, किसके पास है? ह्यूमन के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो डीएनए, वहां पे ये मैसेज स्टोर है। ठीक है, तो जब रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हमने कहा ना कि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, वो क्यों अपने जैसा? क्योंकि जब ये डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है, ये डिवाइड करके क्या बनाएगा? दो सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो उस वक्त ये जो हमारा डीएनए है, ये भी मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई होके ये जाएगा दोनों में इक्वल कंटेंट, वेरिएशन के साथ जाएगा। ठीक है, ताकि वो अलग जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। आप देखें कि सब ह्यूमन है, लेकिन सब वेरी कर रहे हैं आपस में। बात समझ में आई? ठीक है, तो जब एक मतलब सेल डिवाइड करता है और या एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म में, ऑफस्प्रिंग में जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो अपने डीएनए को, अपने ही स्पीशीज के मैसेजेस को पहुंचाता है। इसी तरीके से उसके अर्थ के ऊपर उसकी कॉन्टिन्यूटी क्या रहती है? मेंटेन रहती है। ठीक है, प्रॉपर्ली उसको वो कैरी करता है। इसीलिए ह्यूमन को प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो डीएनए है वही मल्टीप्लाई करके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, जो इसको क्या बना रहा है? ये ह्यूमन बना रहा है। डॉग का जो डीएनए है वही मल्टीप्लाई करके आगे पहुंच रहा है, जो उसको क्या बना रहा है? डॉग बना रहा है। बात समझ में आई? तो एक्चुअली जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब एक सेल डिवाइड कर रहा है, तो उसके साथ उसका जो मैसेज है, उसका जो डीएनए है, उसका जो जीन है, वो ऑफस्प्रिंग तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग तक पहुंच रहे हैं, और इसी की वजह से वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की तरह दिखता है। ठीक है, तो अब जब हम इसको समझेंगे, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होता है। वन इज ए सेक्सुअल, ए मींस विदाउट। ठीक है, सेक्स मींस हियर इट इज रेफरिंग टू गेमीट्स। गेमीट्स मतलब सेक्स सेल्स। तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स और सेक्स सेल, उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट वन इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस विदाउट इन्वॉल्विंग गेमीट्स। ठीक है, बट हियर द गेमीट्स आर इन्वॉल्व्ड। Okay, gametes are involved. Just one second. Okay, gametes are involved. Here, when we talk about gametes, so if we talk about male जो होगा, ठीक है, इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म। ठीक है, और फीमेल जो होगी, ठीक है, दैट विल प्रोड्यूस व्हाट? ओवम, या जिसको हम क्या बोलते हैं? एग। ठीक है, तो इसका मतलब जब गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे, तो गेमीट्स कहां से आएंगे? वो जो गेमीट्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, वो कहां से आएंगे? वो पेरेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पे सिंगल पेरेंट से काम चल जाएगा, एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा। आपने देखा होगा रोज प्लांट होता है, ठीक है, अब उसमें क्या किया? उस रोज प्लांट की स्टेम काटी, इसको लगाया, नया रोज प्लांट तैयार हो गया। तो वहां पे वो जो नया रोज प्लांट तैयार हुआ है, उसके लिए वो सिंगल रोज प्लांट ही काफी था। इसको हम स्टडी करेंगे, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहां पे सिंगल पेरेंट चाहिए, बस एक पेरेंट चाहिए, बट यहां पे बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, नहीं तो गैमीट्स कहां से आएंगे? बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, मींस both parents means that is male and female.
ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या समझ में आया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, एक पेरेंट को इन्वॉल्व करता है विदाउट गेमीट्स इन्वॉल्वमेंट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है, और पेरेंट्स गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करते हैं। हम इसको और डिटेल में देखेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या है कि लिटिल और नो वेरिएशन, या तो वेरिएशन नहीं, वेरिएशन मतलब वेरिएशन हमने जेनेटिक्स में स्टडी किया था, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट व्हाट, द वेरिएशन, ठीक है, डिफरेंसेस, ओके, दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, द वेरिएशन, ठीक है। तो अब यहां पे जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन एकदम ना के बराबर या फिर थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन अकर्स। आप खुद देखो, हम सब लोग ह्यूमंस हैं, कितना डिफरेंस, ठीक है। तो ये वेरिएशन, और इसीलिए जो नेचर है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है नेचर में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेचर क्या करता है, प्रेफर करता है, प्रेफर करता है। और वो प्रेफर इसीलिए करता है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन। इसको भी समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से कि क्यों ऐसा हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीशीज सर्वाइवल में ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना, पोटेंट है, ठीक है, इसी वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन की वजह से स्पीशीज के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए नेचर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, फेवर करता है, ठीक है, या फिर मतलब प्रेफर करता है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, मतलब एक बैक्टीरियल सेल, मतलब जो आपको दिख भी नहीं रहा है, एक रातों रात जो है वो एक कॉलोनी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, रातों रात एक कॉलोनी प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दिस वन सेल कैन ग्रो अप टू 10 to the power 6 सेल्स। रातों रात जो है इतने सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हम देखें यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सो दैट इज अ कंपैरेटिवली स्लोअर प्रोसेस, ठीक है, कंपैरेटिवली अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, अ कंपैरेटिवली अ स्लोअर प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको लिख लीजिए, फिर चैट बॉक्स में जो है मुझे बताइए कि हो गया है, तो मैं आगे बढ़ते हूं, उसको डिस्कस करते हैं कि क्यों नेचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करता है, ठीक है, और इस वेरिएशन से क्या बेनिफिट मिलता है स्पीशीज को। ठीक है, अब इसको ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक बैक्टीरियम है, ठीक है, एक बैक्टीरियम है, ठीक है, और ये 37 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको बहुत अच्छे से समझना कि जब वेरिएशन नहीं होगा तो क्या नुकसान है, वेरिएशन से क्या फायदा है। मान लो 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, इट लिव्स, लेकिन 42 डिग्री सेल्सियस पे इट डाइज, ये मर जाता है, ठीक है। अब ये
रिप्रोड्यूस करता है और अपने ही जैसे बिना वेरिएशन के, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है। अब मान लो किसी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन आती है, क्योंकि देखो मेन पर्पस क्या है, सर्वाइवल, जिंदा बचना। मेन पर्पस क्या है, सर्वाइवल, जिंदा बचना, ठीक है। तो मान लो किसी वजह से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या उससे ज्यादा अचीव हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो ये सारी की सारी जो स्पीशीज है वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है, बात को समझना। अब क्या होता है कि मतलब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि बैक्टीरियम जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने बहुत सारे, ठीक है, इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है कि कुछ बैक्टीरियम जो है उनके अंदर कुछ वेरिएशन हुआ, मतलब जीन में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से कैरेक्टर में चेंजेस हुए, ठीक है। और इसके अंदर ये ऐसा चेंज आया कि ये जो रेड वाले हैं ये 42 डिग्री सेल्सियस या उससे हायर पे भी सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे चेंज आया है, मतलब चेंज जीन की वजह, क्योंकि जो भी कैरेक्टर में चेंज आता है वो जीन की वजह से होता है, ठीक है। तो अब अगर ये टेम्परेचर आएगा 42 डिग्री सेल्सियस एनी हाउ, तो बाकी जो होंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बाकी जो होंगे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जिनके अंदर वेरिएशन हुआ था ये क्या कर जाएंगे, ये सरवाइव कर जाएंगे और फिर ये आगे स्पीशीज को कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आई? तो वेरिएशन से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये पॉइंट समझ में आया? और इसीलिए, और वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है, और इसी वजह से नेचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल पे प्रेफर करता है। बात समझ में आई? ठीक है, हाँ भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, फिर हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट द टाइप्स ऑफ asexual reproduction. Okay, types of asexual reproduction. ठीक है, तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे, दैट विल बी व्हाट नोन एज फिजन। ठीक है,
ठीक है। ओके, अब देखो फिजन की अगर हम बात करें, फिजन इज द कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction. It's a common method of asexual reproduction. ठीक है, और किसमें खास करके? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल है, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है। ठीक है, और फिजन मतलब क्या? फिजन मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर रहा है। बात को समझिएगा, क्या कर रहा है? स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिट जो कर रहा है या तो दो में और मोर देन टू। ठीक है, दो में या दो से ज्यादा, मतलब जो सेल है वो क्या कर रहा है? वो स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, दो में या दो से ज्यादा। दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फिजन, उसको हम फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो फिजन में हम दो चीजें, दो टाइप्स स्टडी करेंगे। वन इज बाइनरी फिजन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज व्हाट नोन एज मल्टीपल फिजन। तो फिजन मतलब क्या? ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो सेल है वो स्प्लिट करेगा दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स में। ठीक है, इसीलिए अब यहां पे हमें यह डिस्कस करना है कि बाइनरी फिजन क्या है और मल्टीपल फिजन क्या है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि द सेल प्रोड्यूसेस टू सेल्स, दो सेल्स प्रोड्यूस करता है। बाई मींस टू। ठीक है, दो सेल्स प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आई? अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, तो यहां पे हमें यह चीज समझना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो सबसे पहले डायग्राम और दूसरा एक ब्रीफ व्यू में इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्योंकि आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी दे सकते हैं, आपको पिक्चर अरेंजमेंट के फॉर्म में भी दे सकते हैं कि कौन सी पिक्चर पहले आएगी, कौन सी पिक्चर बाद में आएगी। तो आपको स्टेजेस पता होने चाहिए भी बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो जब बाइनरी फिजन होता है तो इसको समझते हैं। मान लो कि ये एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज अमीबा। अब इसमें जब भी हम ड्रॉ करें तो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के लिए। ठीक है, अभी इसको समझ लीजिए, अभी यहां पे ड्रॉ मत कीजिएगा, इसको समझें, क्योंकि अगर ड्रॉ करना भी शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा लेक्चर में। ठीक है, इसीलिए इसको समझें और हमें यह डिसाइड करना है कि क्या चीजें हमें नोट डाउन करनी है और क्या चीजें हम बाद में नोट डाउन कर लेंगे, नहीं तो ऐसे लेक्चर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो डायग्राम है बेसिकली उसको हमें समझना है कि कैसे क्या हो रहा है और उसको हम एक्सप्लेन कर सके, और जाहिर सी बात है उसके लिए बुक्स को भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि हो क्या रहा है, तो ये क्या है? अमीबा है। अमीबा के मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब बाइनरी फिजन में होगा क्या कि नेक्स्ट स्टेज में जो सेल है, ठीक है, वो ग्रो करेगा और ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, जो ये नेक्स्ट स्टेज आएगा।
ठीक है, अमीबा में। दिस इज द नेक्स्ट स्टेज जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, कि क्योंकि जब सेल डिवाइड कर रहा है तो कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन हमें दिखाई देगा, देखो यहां पे, ताकि वहां जो लगे कि वहां पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे कि जो सेल है अमीबा के, ठीक है, न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, देखो जैसे बाकी तो लिख दिया हमने, अब यहां पे क्या लिख देंगे, न्यूक्लियस डिवाइडिंग। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस, या फिर ऐसे लिख देंगे कि कंप्लीटली डिवाइडेड न्यूक्लियस, कंप्लीटली डिवाइडेड न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या आएगा कि जो अमीबी है, मतलब जो इसके ऑफस्प्रिंग है, दो नए अमीबी जो है वो बनके तैयार हो जाएंगे ऐसे। क्योंकि ये बच्चे हैं अमीबा के, तो इसलिए हम लिख देंगे कि भाई 2 अमीब्यूली आर फॉर्म। ठीक है, 2 अमीब्यूली आर फॉर्म। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बाइनरी फिजन है, काइंड ऑफ व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कह सकते हैं। तो बाइनरी फिजन इस तरीके से होता है कि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो सेल एक्सटेंड करता है, उसके साथ न्यूक्लियस एक्सटेंड करता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होते हैं। ये एक बेसिक प्रोसेस है फिजन का जिसको हम कह सकते हैं। और जैसे कुछ और ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम दिखाते हैं, ठीक है, उनमें भी बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, उनमें भी बाइनरी फिजन होता है। जैसे यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। तो एक तो इररेगुलर बाइनरी फिजन हो गया, जो हमने अभी एग्जांपल दिया अमीबा का, जो आपके कोर्स में, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे अब यूग्लिना है, अब उसमें देखो कैसे हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह पैरामीशियम देखो, इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स। ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है। ठीक है, और ये सिरेशियम है जिसमें क्या हो रहा है, ऑब्लिक। ये देखो ऐसे हो रहा है, सी दिस, ऑब्लिक। ठीक है, तो इरेगुलर मतलब किसी प्लेन में भी हो जाए, लॉन्गिट्यूडनल मींस लंबा लंबा, ठीक है, ट्रांसवर्स मींस ऐसे, ठीक है, और ऑब्लिक मींस ऐसे। तो बाइनरी फिजन वो फिजन है जिसमें जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, और इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, एग्जांपल अमीबा लिया, यूग्लिना आप लिख सकते हैं, पैरामीशियम आप लिख सकते हैं, सिरेशियम आप लिख सकते हैं, दिस थिंग। और अगर डायग्राम ड्रॉ करने, देखो प्रैक्टिस तो वैसे ही करनी है, प्रैक्टिस यहां पे नहीं करनी है, इसीलिए यहां पे सिर्फ समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद लेक्चर के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आप उसको प्रैक्टिस करें बनाने की। ठीक है, ताकि बनाने के लिए आए तो आप बना सके, और अगर लेबलिंग के लिए आए कर सके, एमसीक्यू आए, पिक्चर अरेंजमेंट आए, वो सारी चीजें कर सके कि हाँ दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3, दिस इज स्टेज 4, उसको आसानी से लिख सके। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज मल्टीपल फिजन। आप चाहे तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम, सिरेशियम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ये तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा।
डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट द मल्टीपल फिजन। जो मल्टीपल फिजन की बात हुई, तो देखो नाम से ही लग रहा है कि अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो इसका मतलब सेल एक, सॉरी, दो सेल्स में नहीं डिवाइड कर रहा है, सेल जो है कई सारे सेल्स में डिवाइड कर रहा है। और ये हो क्यों रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, द कंडीशन इज नॉट सुटेबल फॉर सर्वाइवल। तो होता क्या है कि जो सेल होता है, ये जो सेल है, एक सिंगल सेल है बेसिकली, ठीक है। अब इसके अराउंड जो है एक कैप्सूल फॉर्मेशन हो जाता है और इसको हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। और ये जो अब सिस्ट है, ये अब इस सेल को अनफेवरेबल कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, उसमें सरवाइव करने से, मतलब सरवाइव मतलब करने देता है, मतलब उसको बचाता है मरने से, ये जो सिस्ट होता है। और ये चुपचाप जो है सिस्ट में ये सेल पड़ा रहेगा। लेकिन यहां पे बात आती है कि अगर ये पड़ा हुआ है, मान लो 6 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, तो क्या ये 3 महीने के बाद एक ही सेल रहेगा? तो नेचर के अकॉर्डिंग तो ये नुकसान है ना। बात समझ में आ रही? तो ये करेगा क्या बेसिकली कि ये जो सिंगल सेल ये अंदर चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। ये सिस्ट के अंदर, मतलब अब क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, ये सिस्ट के अंदर ही अंदर, ठीक है, ये कई सारे न्यूक्लियस में जो है और सेल्स में जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। ये उसी सिस्ट के अंदर हो रहा है। वो एक सेल जो है वो अब मल्टीपल सेल्स में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड होते चला जा रहा है, डिवाइड होते चला जा रहा है, ठीक है, डिवाइड होते चला जा रहा है, ठीक है। डिवाइड हो गया, मल्टीपल सेल्स पे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा सेल है और ये सिस्ट है जो मैंने आपको बताया। ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है? ये डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर सेल्स हम कह सकते हैं, विथ डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, डॉटर सेल्स, ठीक है। अब होगा क्या कि फेवरेबल कंडीशन आई तो ये सिस्ट क्या करेगा? ब्रेक करेगा, ठीक है। और जब ये सिस्ट ब्रेक करेगा तो फिर जस्ट गिव मी, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ही आ रहा है बाहर, चलो। तो जब ये सिस्ट ब्रेक करेगा तो ये जो सेल्स हैं अब ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे। मींस अंडर फेवरेबल कंडीशन cyst breaks and then these cells are released. Cells are what? They are released. ठीक है, तो सोचो उसी पर्टिकुलर टाइम में इतने सारे सेल्स एक साथ जब बर्स्ट करेगा सिस्ट, जो सिस्ट की वॉल है वो जब ब्रेक करेगी तो ये सारे सेल्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो सोचो एक सेल ने कितने सारे सेल्स को प्रोड्यूस किया। दैट इज नोन एज व्हाट द मल्टीपल फिजन। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? इट्स अ प्रोटोजोवन, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स स्पीशीज है। ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। में यही तो होता है बॉडी के अंदर, जब ये मलेरिया का प्रोटोजोवन पहुंचता है तो ये किल हो सकता है। तो क्या करता है कि ये सिस्ट फॉर्मेशन करता है और फिर अंदर ही अंदर बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद सिस्ट ब्रेक करती है और फिर बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे प्रोटोजोआ हमारी ब्लड में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इन्फेक्शन बढ़ता है फिर। दैट इज द स्टेट ऑफ व्हाट द इन्फेक्शन वी कॉल इट। बात समझ में आई? तो ये एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया कॉज करता है प्रोटोजोवन, वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। यहां तक कोई डाउट?
हो गया? चलिए, कोई डाउट यहां तक विजन में? ओके, चलिए फिर तो अब कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो है उसको हम स्टडी करेंगे टुमारो इंशाल्लाह। और जो है हमारा क्विज है जो जाएगा वो कल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मल्टीपल टॉपिक्स कवर होंगे, तो फिर क्विज हम कल उसको सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, चलिए मिलते हैं फिर। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।